Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare. बहुत ही टेस्टी है। चैप्टर 23। चलिए शुरू करते हैं। कनका की तो जैसे दुनिया ही उजड़ चुकी थी। वह इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थी कि उसके पास अब ज़िंदगी के सिर्फ 3 महीने ही बाकी हैं। कनका के दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था। उसका चेहरा अभी भी आंसुओं से भीगा हुआ था। इसीलिए वह अपनी कार से बाहर बस जाने की जगह पैदल ही चलने लगी थी और कुछ ही देर में रोड के किनारे बेबस होकर चल रही थी। और उसने मन में बस यही ख्याल था कि 3 महीने बाद वो मर जाएगी, क्योंकि उसके दिमाग में ले देकर अरमान की बातें ही गूंज रही थी कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और ना ही कोई मेडिसिन। कनिका और भी ज़्यादा रोने लगी कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया कि तभी एकदम से उसके सामने गाड़ी आती है और वो एकदम से घबराहट से साइड हो जाती है और फ़ोन की तरफ देखती है जो नॉन स्टॉप बजा जा रहा था। कनिका खुद को नॉर्मल कर फ़ोन को देखती है तो फ़ोन पर माया का नाम शो हो रहा था, जिसे देख कनिका की आंखें में जैसे आंसू जम से गए। वह अपने आंसू को पोंछते हुए मन ही मन कहती है, क्या मैं भाभी को बता दूं? नहीं नहीं, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी। वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी मेरे लिए। वैसे भी उनकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स हैं और उनकी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो और भी ज़्यादा परेशान हो। फिर कनिका खुद को शांत कर अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए खुद को नॉर्मल करती है और फिर कॉल रिसीव करती है। दूसरी तरफ माया की आवाज़ आती है जो थोड़ा परेशान लग रही थी और थोड़ा परेशानी के साथ कहती है, अरे कहाँ पर हो तुम? इतनी देर कहाँ हो गई? अब तक वापस क्यों नहीं आई? जल्दी से घर आ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद चीज़ पास्ता बनाया है, ठंडा हो जाएगा तब आओगी क्या? तो कनिका चीज़ पास्ता का नाम सुन मुस्कुराते हुए कहते, यम्मी चीज़ पास्ता। मुंह में पानी आ गया। आज कुछ स्पेशल है क्या भाभी, जो आप खुद मेरे लिए अपने हाथों से मेरा फेवरेट चीज़ पास्ता बना रहे हो? तो माया खुश होते हुए कहती है, हाँ बहुत ही स्पेशल है, बहुत। तुम क्या मेरे लिए किसी स्पेशल से कम हो? नहीं ना। और वैसे भी बहुत दिन हो गए हम दोनों ने मिलकर साथ में चीज़ पास्ता नहीं खाया। अब जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आखिर इतनी देर से कहाँ हो? मुझे तुम्हारे लिए टेंशन हो रही थी। अब जल्दी आ जाओ, नहीं तो तुम रास्ते में ही आते आते पास्ता ठंडा हो जाएगा। कनका को माया की बातें सुन रोना आ रहा था। वह एकदम से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है ताकि उसके रोने की आवाज़ माया को सुनाई ना दे। लेकिन माया को कनिका की आवाज़ में एक अजीब सी उदासी महसूस हो रही थी आज। तो वो थोड़ा परेशान होते हुए पूछती है, कनिका क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? लेकिन कनिका फ़ोन को खुद से दूर रखे अपने आंसू को रोकने की लाख कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो एकदम से अपने आंसुओं को पोंछते हुए खुद को नॉर्मल करती है और फिर एक लंबी सांस लेकर कहती है, हाँ भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। मैं घर आ रही हूँ, बस थोड़ी सी यहाँ ट्रैफिक की वजह से फंस गई थी। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ। तो कनिका कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर अपने फ़ोन को देख ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वहीं माया को ना जाने क्यों कनिका की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे बार बार कनिका के लिए अजीब सा फील हो रहा था, उसका यूँ रुक रुक कर बात करना। लेकिन तभी उसे अजीब सी महक आती है और वो एकदम से चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे मेरा पास्ता, ये तो जलने की कगार पर है। वो जल्दी से उसे गैस नॉर्मल कर उसको चलाने लगती है। वहीं स्टडी रूम में मिलन जी एक एनवलप को साइड रख एक एल्बम को देखने लगते हैं जिसमें कई सारे फोटोग्राफ्स थे, जिन्होंने उनके चेहरे पर कई सारे भाव नज़र आ रहे थे कि तभी उनकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ती है जिसमें उनकी फैमिली फ़ोटो थी, जिससे उनके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। और फिर जैसे ही वो दूसरा पन्ना पलटते हैं तो उन्हें एक फ़ोटो नज़र आती है जिसमें 2 लड़के सामने देख मुस्कुरा रहे थे। तो मिलन जी की आंखें मानो एक बच्चे पे जम सी जाती है। उसके चेहरे पर हाथ फिराते हैं, उनके दिल में एक हल्का सा दर्द उठता है और फिर वह एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जिससे उन्हें एक हल्की सी झलक नज़र आती है जिसमें एक लड़का जो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था और कई सारी मशीनों से घिरा हुआ था।
जिसकी रीडिंग ऊपर नीचे हो रही थी। उस लड़के की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और चेहरे पर पीलापन छाया हुआ था। वो मिलन जी के हाथ में अपना हाथ रख धीमी आवाज़ में कहता है, जिससे मिलन जी परेशानी से साथ कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, उसका ध्यान रखूंगा मैं, तुम उसकी चिंता मत करो, जो तुम कहोगे वैसा ही करूंगा, पर तुम हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, दुनिया में बड़े से बड़े डॉक्टर के पास तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। लेकिन तभी उस लड़के के हाथ एकदम से मिलन जी के हाथ से छूट जाते हैं और मशीन से पी 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 की आवाज़ आने लगती है, जिससे मिलन जी की सांसें तो एक पल के लिए थम सी जाती हैं और एकदम से उनकी आंखें खुल जाती है। मिलन जी अफसोस के साथ कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपना वादा तुमसे निभा नहीं पाया, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छी ज़िंदगी दूंगा और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये बोलते हुए मिलन जी की आंखों के कोनों में नमी आ जाती है कि तभी एकदम से उनका फ़ोन बजा, जिससे मिलन जी अपने सेंस में वापस आते हैं और फ़ोन की तरफ देखते हैं, जिससे देख उनके चेहरे के भाव थोड़े कठोर हो जाते हैं और वो कॉल रिसीव करते हैं। दूसरी तरफ से बर्फ़ सी ठंडी आवाज़ एक लड़की की उनके कानों में पड़ती है, मिस्टर खुराना, मेडिसिन आपको मिल चुकी है ना? तो मिलन जी अपने सामने पड़े पैकेट को देखते हैं जो उन्होंने पहले ही देख लिया था। फिर कहते हैं, हाँ मुझे कुछ समय पहले ही मिला था, लेकिन मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे इस समय कॉल मत किया करो, इस समय मैं घर पे रहता हूँ। तो दूसरी तरफ से उस शख्स ने कहा, मुझे पता है लेकिन इम्पोर्टेंट था। तो वह लड़का अपने चेहरे के भाव को गंभीर करते हुए कहता है, डोंट वरी मिस्टर खुराना, मैंने आपको इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए ही कॉल किया है। इस बार की मेडिसिन थोड़ी स्ट्रॉन्ग है तो आप उसे 2 दिन में एक बार ही दीजिएगा, नहीं तो इस मेडिसिन के हाई डोज की वजह से प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मिलन जी सख्ती से कहते हैं, अच्छा ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। ये बोल मिलन जी कॉल कट कर देते हैं और फिर पैकेट से मेडिसिन निकालकर अपनी जेब की पॉकेट में डाल लेते हैं और उस पेपर को फाड़कर डस्टबिन में, और फिर स्टडी रूम से बाहर निकल जाते हैं। वहीं सोफे पर हमेशा की तरह सरस्वती जी और मालती जी आपस में बातें कर रही थी और शॉपिंग के बारे में ही कह रही थी कि कैसे उन्होंने आज दिन भर राइमा के साथ शॉपिंग की। मिलन जी उन दोनों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और फिर किचन की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर माया अभी पास्ता बना रही थी। वहीं किचन में किसी भी सर्वेंट को ना पाकर कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और बाकी सर्वेंट्स? तो माया कहती है, एक्चुअली सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी, सब कुछ डैड, बस मैं ये पास्ता बना रही हूँ। क्या आप भी खाएंगे? तो मिलन जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, आप ही खाइए। माया बाकी का काम अपने करने लगती है कि तभी मिलन जी पास्ते की तरफ देखते हैं और फिर अपनी पॉकेट से मेडिसिन को निकालकर हाफ उस में डाल देते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। माया जल्दी से अपने पास्ते के पास आती है और उसे चलाते हुए गैस बंद कर बाउल में निकालती है और फिर किचन से बाहर आ जाती है। वहीं कनिका भी अब तक आ चुकी थी। वह माया को देख खुश हो जाती है और उसके पास आ जाती है, लेकिन माया उसकी लाल आंखें देख कहती है, क्या हुआ तुम्हारी आंखों में, ये क्या, तुम रो रही थी क्या? तो कनिका माया की बात सुन एकदम से हड़बड़ा जाती है। फिर वो बातें बनाते हुए कहती है, क्या भाभी आप भी ना क्या मजाक कर रहे हो? मैं और रोऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो रुलाने वाली पार्टी हूँ। वैसे मेरी आंखों में कुछ पड़ गया था जिसकी वजह से ये लाल हो गई हैं। तो माया कनिका की दोनों आंखों को देखती है तो कहती, दोनों आंखों में? तो कनिका थोड़ा परेशानी से कहते, कुछ नहीं भाभी, धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ती है, अब आप इरिटेट मत करो, मुझे जाकर फ्रेश होना है, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। और फिर वह जल्दी से वहाँ से चली जाती है तेज कदमों से। वहीं माया को उसका अजीब बिहेवियर कुछ समझ नहीं आया था, क्योंकि कनिका ने आज से पहले उसके साथ ऐसा कभी नहीं किया था। वहीं विराम जी भी अभी किचन से पानी लेकर आ रहे थे। वो भी कनिका का ऐसा बिहेवियर देख थोड़ा
हैरान थे, लेकिन फिर माया को देख कहते हैं चिंता मत करो, शायद अभी थकी होगी इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है, जाओ तुम उसे पास्ता खिलाओ, खुश हो जाएगी। तो माया भी मुस्कुराते हुए कहती है हाँ। पास्ते से याद आया, फूफा जी आप भी खाएंगे? तो विराम जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो डाइटिंग पर हूँ, वैसे भी मैं खा खा के बहुत ज़्यादा मोटा हो गया हूँ, और खाऊंगा तो तुम्हारी बुआ मुझे खा जाएंगी, इसीलिए मैं तो चला। वही माया भी जल्दी से किचन से पास्ता लेकर कनिका के रूम में चली जाती है, जहाँ कनिका फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकलती है तो देखती है माया प्लेट में उसके लिए पास्ता सर्व कर रही है। तो कनिका माया को पीछे से गले लगाते हुए कहती है भाभी। तो माया कनिका की बच्चों जैसी आवाज़ सुन कहती है क्या हुआ, आपको ज़्यादा ही प्यार आ रहा है अब मुझ पर? तो कनिका बच्चों जैसी शक्ल बनाते हुए कहती है क्या आप भी ना थोड़ा टायर्ड फील कर रही थी, वैसे थैंक यू पास्ते के लिए। तो माया भी खुश होते हुए कहती है अच्छा थैंक यू किस बात का, और फिर कनिका की नाक को टच करते हुए कहती है अच्छा ठीक है, अब जल्दी से खाकर बताओ कैसा बना है। तो कनिका एकदम से सोफे पर बैठकर चम्मच उठाकर पास्ते को टेस्ट करती है और अपनी जीभ को होठों पर फिराते हुए कहती है यम्मी, ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मैं तो सारा खा जाऊंगी। तो माया कहती है बिल्कुल भी नहीं, अरे भाई मैंने इतना सारा बनाया है तुम्हारे लिए अकेले नहीं, मुझे भी खाना है। तो कनिका बिल्कुल बच्चों जैसी मासूमियत के साथ कहती प्लीज़ भाभी खाने दो ना, भूख लग रही है। तो माया कहती है अच्छा ठीक है तुम ही खा लो, खुश। तो कनिका एकदम से खुश हो जाती है और फिर वो खाते हुए कहती टेस्टी टेस्टी। तो माया कनिका की बच्चे जैसी शक्ल देख कहती है अच्छा ठीक है बाबा तुम ही खा लो, खुश। तो कनिका मुस्कुराते हुए कहती है सच में अपना बहुत अच्छी हो, और आपका पास्ता तो और भी ज़्यादा बेस्ट और टेस्टी। तो माया अपनी तारीफ सुन थोड़ा खुश होते हुए कहती है वैसे होगा तो क्यों नहीं, आखिर मैंने बनाया है इतनी मेहनत से। ठीक है तुम इसे खाओ, मैं अभी आती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। माया बाहर चली जाती है, वहीं कनिका मजे से सारे पास्ते को चट करने लगती है। और इसी के साथ ही चैप्टर 1 खत्म।